हेलो दोस्तों, आज हम रक्त अर्थात ब्लड के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज हम HIV एड्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त होता क्या है? तो सबसे पहले रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक कहने का मतलब होता है लिक्विड सेल होता है। जो ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, यानी एक स्थान से अलग अलग स्थानों तक पूरी तरह से बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। आगे बात करते हैं, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब क्या होता है समझिएगा। कोलाइड का मतलब होता है दो चीज का मिक्स, यानी कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर हम नमक लेते हैं और पानी लेते हैं, नमक और पानी को घोल देते हैं, लेने के बाद घोलते हैं, तो घोलने के बाद देखेंगे तो जो पानी था वो पहले द्रव अवस्था में था, लेकिन घोलने के बाद वो द्रव नहीं, हल्का सा ठोस द्रव बन गया है, यानी उसमें द्रव की मात्रा कुछ कम हो गई है। तो उसी प्रकार से जो रक्त होता है वो भी क्या होता है? द्रव और ठोस का मिक्सचर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। आगे बात करते हैं, रक्त एक ऊतक है। अभी हम बताएं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक कहने का मतलब होता है रक्त जो होते हैं वो पूरे बॉडी को जोड़ने का कार्य करते हैं। पीएच मान की बात की जाए तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब पीएच मान होता क्या है तो समझिए। पीएच मान जो होता है एक स्केल होता है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। इस पे अंक होता है 0 से 14 और बीच में कितना होता है? 7। तो जिसका मान 7 से कम होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और जिसका मान 7 से ज्यादा होगा उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो हमारा जो ब्लड का पीएच मान है 7.4 है, तो ब्लड क्या हुआ? क्षार हुआ। 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार और 7 से कम रहेगा तो अम्ल। अम्ल का मतलब होता है एसिड और क्षार का मतलब होता है बेस। क्या कोई दिक्कत? इसका मतलब यह हुआ कि रक्त जो होता है वो कड़वा होता है। चलिए, मेल में पीएच मान कितना? मेल में जो मेल होते हैं उनमें रक्त कितना होता है? तो 5.5 लीटर। और महिला में कितना होता है? तो 5 लीटर। यानी महिलाओं में 5 लीटर और पुरुषों में 5.5 लीटर। ऐसा क्यों? आखिर महिलाओं में 5 लीटर ही क्यों होता है? आधा लीटर ब्लड क्यों कम होता है? तो यहाँ पे बात करना है कि महिलाओं में आधा लीटर जो ब्लड कम हो रहा है वो हीमोग्लोबिन की वजह से कम हो रहा है। और आगे हम बताएंगे आज कि हीमोग्लोबिन महिलाओं में क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से इनमें ब्लड भी क्या होता है? कम होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि पुरुषों में 5.5 लीटर और महिलाओं में 5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। चलिए, अब ब्लड की बात करें तो ब्लड दो जगह बनता है। अब कहेंगे दो जगह कैसे बनता है? तो याद रखिएगा, जो बच्चा माँ के गर्भ में है अर्थात माँ के भ्रूण में है, गर्भाशय में है, तो जो बच्चा माँ के भ्रूण में है अर्थात गर्भाशय में है, तो वह 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या 9 महीने का हो, अगर वो माँ के पेट में है तो वहां आपको ध्यान देना है कि रक्त जो बनता है वो बनता है लीवर में। यानी अगर कोई बच्चा माँ के पेट में है तो उसका जो रक्त का निर्माण होता है वो भ्रूण अर्थात पेट में अगर रहने पर कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। लेकिन जैसे कोई बच्चा का जन्म होता है और उसका जो ब्लड का निर्माण होता है तो उसका ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो। बोन मैरो को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी जन्म लेने के बाद, धरती पे आने के बाद ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। अब ये बोन मैरो होता क्या है? तो बोन मैरो जो हड्डी होता है, जैसे हाथ की हड्डी की बात कर ले, जांघ की हड्डी की बात कर ले, तो हड्डी के अंदर क्या होता है? जालीदार संरचना होता है जिसके अंदर ब्लड का निर्माण होता है अर्थात बल मौजूद होता है। ब्लड क्या होता है? मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड जो बनता है कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में बनता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि हमारे ब्लड में, अगर हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ती है तो बढ़ने के बाद ये ब्लड कहाँ स्टोर होगा? बहुत चीजें होते हैं, खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो खाना पेट में पहुंचता है। उसी प्रकार अगर शरीर में ब्लड जा रहा है और ब्लड ज्यादा पहुंच रहा है या मेरे शरीर में ब्लड बन रहा है तो ब्लड कहीं ना कहीं रहेगा। तो कहाँ रहता है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ रहता है? स्प्लीन में। हमारे शरीर में जो ब्लड रहता है कहाँ रहता है? स्प्लीन में। और स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया या तिलिया, इसका हिंदी नाम होता है। अच्छा, आगे बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे। अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है?
तो विलियम हार्वे कहते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो मूव करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या मूव करता है, तो रक्त ब्लड मूव करता है। ठीक है, हमारा जो रक्त होता है वो मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आपको पता होना चाहिए कोई चीज अगर मूव करेगा, आप अगर चल रहे हैं या किसी चीज को रगड़ के यहाँ पे चलाएं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा, ये चीज क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और आने की वजह से क्या होता है कि रक्त में गर्माहट आता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, तापमान होता है, यानी हमारा शरीर क्या होता है, गर्म होता है। कोई व्यक्ति मर गया है तो देखिएगा उसका बॉडी ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उसके बॉडी में रक्त का परिवहन नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवित है और जिसमें रक्त परिवहन हो रहा है, तो वहां देखेंगे कि उस व्यक्ति के शरीर का तापमान होगा। कारक की बात कर सकते हैं, तो रक्त जो होता है वो ताप नियंत्रण करता है। ताप नियंत्रण स्वाभाविक तौर पर है कि ताप यानी रक्त के होने की वजह से, रक्त के मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, ताप होता है और हमारा बॉडी गर्म होता है। अच्छा, रक्त पदार्थ का परिवहन करता है। परिवहन की क्या बात की जाए तो आपको पता है, आप अगर हम लोग क्या काम करते हैं, सांस लेते हैं, कहां से लेते हैं, नाक से लेते हैं। तो नाक से जब सांस लेते हैं तो नाक, इसको बोलते हैं नासिका छिद्र। नासिका छिद्र के बाद नासिका कपाट, इसको बोलते हैं श्वास नली। और श्वास नली से जो ऑक्सीजन जाता है वो कहाँ पहुंचता है, फेफड़ा में। और फेफड़ा में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग एल्वियोली या हम लोग वायु कोष्ठक कहते हैं। एल्वियोली या वायु कोष्ठक कहते हैं, और वायु कोष्ठक कहते हैं। वहां क्या होता है कि ऑक्सीजन जाकर मिलता है, यानी जैसे फेफड़ा में जैसे सांस लेंगे ऑक्सीजन पहुंचेगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में छेद होता है, और छेद में क्या होता है, ऑक्सीजन, सॉरी छेद में क्या होता है, रक्त होता है, और वहां क्या मिलता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लेके क्या भागेगा, रक्त। यानी ऑक्सीजन को लेने का कौन करता है, रक्त करता है। फिर से बात, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, श्वास नली। ये श्वास नली दो भागों में बंटता है। इसको एक भाग का नाम ब्रोकाई, और आगे बात करेंगे तो ब्रोकाइओलिस। ब्रोकाई और दो भाग में बात करेंगे तो ब्रोकाइओलिस। ये दो भाग में बंटता है ब्रोकाई, और कई भाग में बंटता है ब्रोकाइओलिस। और पूरे फेफड़े में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे एल्वियोली या वायु कोष्ठक कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो खासकर जो ऑक्सीजन होता है वो फेफड़े के एल्वियोली में जाता है, और एल्वियोली में ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन को खींचता है और पूरे बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है। और उसके बाद वो ऑक्सीजन, आपको पढ़ा चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। इससे पहले एक वीडियो होगा, आप वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कोशिका के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग रक्त के प्रकार की बात करते हैं। रक्त दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। यानी हमारा जो ब्लड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु की बात, प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा में खासकर दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक क्या होता है, एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या कार्य करते हैं, तो ये जो होते हैं ये ब्लड को थक्का बनाकर रखने का कार्य करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो रक्त थक्का बनने वाला नहीं है। तो इनका कार्य समझ में आ गया। इसके बाद इसकी जल की बात करेंगे तो बच्चा यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% क्या होता है, प्रोटीन होता है। एक बात और है, ये पूरे रक्त का 60%, 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 40 से 45% क्या होता है, रुधिराणु होता है। ये आपको ध्यान देना है। ये 55 से 60% यानी टोटल की बात करेंगे तो उस टोटल में 90% क्या होता है, जल होता है, और 10% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और क्या प्रोटीन होता है, दो। कौन कौन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जिसके वजह से ब्लड क्या होता है, ठोस होता है, यानी एक प्रकार से रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं रुधिराणु की। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, तो रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं लाल ब्लड सेल, सॉरी इसको बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बात करें तो आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। अगर हिंदी बात की जाए तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पिट्टिकाओं।
चलिए, साथ ही साथ हर एक चीज का बायोलॉजिकल नेम होता है। बायोलॉजिकल नेम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, जैसे आपका घर का नाम कुछ और होगा, बाहर का नाम कुछ और होगा, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है कि आरबीसी का बायोलॉजिकल जो नेम होता है ये क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट्स का क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। तो आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी अगर पूरे रुद्राणु की बात की जाए तो सबसे 95% सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, आरबीसी होता है। और आरबीसी का जो संख्या की बात करते हैं 5 मिलियन। 5 मिलियन का मतलब क्या होता है, 50 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये भी ध्यान देना है। 50 लाख यानी 5 मिलियन इसकी संख्या होती है। इसके जीवन काल की बात करेंगे तो 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। चलिए, कोई दिक्कत। आगे अब बात करते हैं इसकी आकृति कैसी होती है, तो गोलाकार होती है। अब गोलाकार कैसा, आप लोग मिठाई खाए होंगे पियाओ, वो क्या होता है, गोलनुमा होता है। और देखिए गोल करके ऊपर से क्या करते हैं, दबा देते हैं। इस आकार का क्या होता है, हमारा आरबीसी होता है। आरबीसी की अगर बात करें, अभी हम बात किए कि मेल और फीमेल, अगर 100 ml मेल और फीमेल की बात करें, यानी पुरुष और महिला की बात करें, और इसमें हीमोग्लोबिन की बात करें, तो पुरुष में 4.9 ग्राम और महिला में 13.9 ग्राम, सॉरी, पुरुष में 14.9 ग्राम और महिला में 13.9 ग्राम क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आपको याद रखना चाहिए हीमोग्लोबिन पुरुषों में ज्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। अब हीमोग्लोबिन कैसे होता है, क्या होता है, समझते हैं। आप अगर बात करेंगे आयरन, अगर आप आयरन की मात्रा ज्यादा खाते हैं, आप आयरन की चीजें का उपयोग करते हैं, या सेब खाते हैं, या लोहे के बर्तन में बना सब्जी खाते हैं, तो आपके शरीर में जैसे आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, आयरन तो बोलते हैं लोग Fe, और जैसे आयरन की मात्रा ज्यादा होगी वैसे ही हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होगी। और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगा, और आरबीसी बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, आपका रक्त भी बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से महिलाओं में क्या कम होता है, तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन ही कम होता है। जब हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो स्वाभाविक तौर से क्या होगा, रक्त भी कम होगा। तो महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है, ये भी आपको जानना होगा। अच्छा, अब क्या होता है, आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया एक बीमारी होती है जो आरबीसी के कमी से होती है। यानी आरबीसी जो होता है, आरबीसी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया बीमारी होती है। अब बात करते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अब केंद्रक यानी न्यूक्लियस, आपको हम कोशिका में पढ़ा है केंद्रक के बारे में। केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। आपको हम इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आपको बताया है कोशिका के बारे में कि कोशिका के अंदर बहुत प्रकार के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ध्यान देना है कि जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, उसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए से ही पता लगाते हैं कि आप किसके लड़की या किसकी लड़की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। यानी हम किसी व्यक्ति के भी आरबीसी को लेकर हम उसके डीएनए का पता नहीं लगा सकते कि वो किसका बेटा है या किसकी बेटी है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। अभी हम बात किए डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होता है वो होता है कितना, 10,000, और इसका जीवन काल कितना होता है, 4 दिन। आपको याद रखना है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, और इसका कितना होता है, 4 दिन। और ये क्या काम करता है, हमारे रोगों से रक्षा करता है। अब ये क्या होता है समझिएगा, डब्ल्यूबीसी जो होता है जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने का कार्य करता है। यानी कोई भी जो वायरस होता है उससे लड़ने का कार्य करता है। यानी एक प्रकार से कभी मौसम चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो बहुत सारे लोग को बीमारी हो जाते हैं, खांसी, सर्दी, छोटे छोटे बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, तो डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये हमारे शरीर में रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, तो रोग से रक्षा करता है, इन रोगों को होने से रोकता है। तो जिसका डब्ल्यूबीसी मजबूत रहता है उसको ज्यादा बीमारी नहीं होता है, लेकिन जिनका डब्ल्यूबीसी कमजोर होता है उनको तुरंत कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा। तो आपको बात करना है कि डब्ल्यूबीसी ही क्या बनता है, एचआईवी और एड्स का कारण भी बनता है। अब समझते हैं क्या होता है, डिटेल से समझिए। डब्ल्यूबीसी, इसकी अगर मात्रा की बात करें
तो पूरे शरीर में कि अगर पूरे रुद्राणु की बात करते हैं तो ओनली फॉर 4%। अगर टोटल को अगर 100% मानते हैं तो आरबीसी के पास कितना है, 95% है, और डब्ल्यूबीसी के पास कितना है, तो 4% है बस। अब डब्ल्यूबीसी में क्या काम करता है, तो डब्ल्यूबीसी जो होता है, आपको आरबीसी मालूम चल गया कि आरबीसी का मेन काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो खून बढ़ेगा। एक बात और है, जिसके शरीर में आरबीसी नहीं है उसका शरीर क्या होगा, उसको नींद आएगा, सुस्त बैठा रहेगा, उसके शरीर में फुर्ती नहीं रहेगा। तो आपका ये काम करता है। और जब लोहा यानी आयरन की मात्रा अगर शरीर में पहुंचेगा तो आरबीसी उसके अपने आप क्या हो जाएगा, मजबूत हो। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल देख लिए, ये रोगों से रक्षा करता है। अब डब्ल्यूबीसी में क्या क्या होता है तो देखिएगा, एक होता है एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट और तीसरा होता है मोनोसाइट। अब ये होता क्या समझिए, एंटीबॉडी क्या काम करता है, रक्षा करता है। जैसे कोई जो वायरस आता है, कोई जो वायरस आएगा हमारे शरीर में गए, कुछ वायरस हैं जो हमारे शरीर को अट्रैक्ट कर लिए, शरीर तक पहुंच गए, तो जो हम पानी या खाने के माध्यम से या बाबू क्या होता है, या सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहीं हवा के माध्यम से शरीर में कुछ वायरस पहुंचते हैं, तो जो पहुंचेंगे तो उस वायरस को पहचानने का काम कौन करता है, तो एंटीबॉडी ये वायरस को पहचानता है कौन सा वायरस है। और जो लिम्फोसाइट होता है ये वायरस को मारता है, मारेगा। और क्या होता है, ये मोनोसाइट जो होता है ये सबको खा के खत्म करेगा। यानी अगर मार्केट में जा रहे हैं, कोई वायरस है हमारे नाक के माध्यम से शरीर में पहुंचता है, तो वायरस को पहचानता कौन है, एंटीबॉडी। क्या ये वायरस है, ये वायरस है। उसके बाद उसे मारने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट। और उसे खा के खत्म करने का काम कौन करता है, तो मोनोसाइट। लेकिन जब कोई व्यक्ति को एचआईवी होता है, एचआईवी एक प्रकार का वायरस है, आपको पता होना चाहिए एचआईवी एक प्रकार का वायरस है। अब ये वायरस जो होता है ये आपके शरीर में दो तरह से प्रवेश करता है। पहला होता है रक्त, या तो रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंचे, और दूसरा होता है सेक्स, यानी सेक्स के माध्यम से आपके बॉडी में प्रवेश करता है। तो हम बात करेंगे रक्त। यहाँ क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं बाल कटाने के लिए या दाढ़ी छिलवाने के लिए, तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर एचआईवी वायरस है और उसी के ब्लेड से आपके दाढ़ी को सेव करता है या बाल काटते हो, उसी का छुरी या चाकू जिससे उसे बाल को काटा गया है वो आपके ब्लड के संपर्क में आ जाता है, तो आपको भी एचआईवी हो जाएगा। या कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको रक्त की आवश्यकता है, आप किसी ऐसे पेशेंट का रक्त अपने बॉडी में चढ़ा दिए हैं जिसको एचआईवी था, तो आपको भी क्या हो जाएगा, एचआईवी हो जाएगा। अब एचआईवी क्या करता है, तो एचआईवी जो होता है ये जो ब्लड का जो क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, टी सेल। याद रखिएगा इसमें टी सेल भी होता है और बी सेल भी होता है। लेकिन जब एचआईवी आपका होगा इसमें एक और सेल होता है, बी सेल, ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति को एचआईवी होता है तो उसका टी सेल क्या होता है, ये टी सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बताइए, यानी वायरस को मारने का काम कौन कर रहा था, टी सेल। जब खुद मर जाएगा तो क्या वायरस को मारेगा, नहीं मारेगा। जब टी सेल जैसे मरता है तो वैसा ही क्या होता है कि अब टी सेल जैसे मरेगा तो एचआईवी और क्या होगा, एक प्रकार से क्या होगा, और प्रबल होगा, मजबूत होगा। और जब एचआईवी मजबूत होगा तो धीरे 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 वो किसका रूप लेता है, एड्स का रूप लेता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि एचआईवी और एड्स अलग होता है, बिल्कुल भी। शुरुआती तौर पे जब किसी को शुरुआत में कोई वायरस धरता है तो एचआईवी वायरस ही होता है, लेकिन वो धीरे 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 जैसे जैसे टी सेल को मार के खत्म करता है वो एचआईवी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। पहला बात क्या, रक्त। और दूसरा होता है जो एचआईवी रक्त के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, और दूसरा होता है शारीरिक संबंध। जो पुरुष होते हैं उनके जो स्पर्म होते हैं वहां से अगर किसी पुरुष के स्पर्म और महिलाओं के ओवरी, ये ध्यान देना है कि अगर किसी पुरुष को एचआईवी है और वो क्या होता है उसके शरीर में अगर वो कोई संबंध बनाता है तो उसके स्पर्म से जो एचआईवी वायरस है महिला के ओवरी में प्रवेश करता है, इससे कि महिला को भी क्या होगा, एड्स बीमारी हो जाएगा। तो साथ ही साथ हमको पता चल गया कि एचआईवी या एड्स जो बीमारी होता है वो रक्त के वजह से होता है और शारीरिक संबंध बनाने की वजह से होता है। भारत की बात करें तो भारत में इसकी संख्या ज्यादा बढ़ रहा है। एक बात और है, एचआईवी या एड्स किसी भी तरीके से खाना खाने, संपर्क में आने इससे नहीं होता है, या टच करने इससे बिल्कुल नहीं होता है। एचआईवी और एड्स जो होता है वो रक्त के परिवहन यानी रक्त
एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति के रक्त में डालने से होता है और संबंध बनाने से होता है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।